जी, शुरू करते हैं। कल की क्लास से अगर कोई सवाल हो तो मुझे बताइएगा प्लीज़। ये बंद कर दो। कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग यस्टरडेज लेक्चर, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई भी चीज़ मुश्किल लगी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो बता दें। शर्माया ना करें, बता दिया करें। हाँ जी, कौन सी बुक में नहीं है? मतलब ये सब कुछ है वहाँ पे, थोड़ा आगे करके लिखा हुआ, वो सीक्वेंस में नहीं है। वो डिस्क्वालिफिकेशंस के बिल्कुल एंड में जाके कहीं लिखा होगा। हाँ, लिखा होगा। हाँ जी, और कोई सवाल? आप कल थे? कल थे आप क्लास में? क्यों? ज्यादती ना करो, शुरू में ज्यादतियाँ ना करो। हाँ जी, कोई और सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? चल शुरू करते हैं, फिर आगे चलते हैं। आपके पास तो कोई सवाल है नहीं, इसका मतलब है कि आप मुझे फ्री हैंड दे रहे हैं आज खेलने का। आ जाए फिर, आज का मेन टॉपिक है क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशन। ये वो एरिया जहां से फॉर श्योर एग्जाम में केस स्टडी आ सकती है। रिसेंटली आई के अपने हाथ हल्का रखा हुआ है, बट चूंकि अब चेंजेस हैं, उसके पास मार्जिन बढ़ गया है, तो वो यहाँ से 3 4 5 नंबर तक का सवाल इजीली निकाल सकता है। और वो सवाल थोड़ा सा घुमा के देता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो और गलत आंसर दे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आसान बात कर लेते हैं। वो आसान बात है रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन। हमारे जो कंपनीज एक्ट है वो ये फरमाते हैं कि हम कंपनियों को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक बन गई आपकी पब्लिक कंपनी और एक बन गई आपकी प्राइवेट कंपनी। अब आई होप कि आपको इन दोनों का मतलब पता होगा। व्हाट इज पब्लिक कंपनी बाय द वे? पब्लिक का इंटरेस्ट ज़्यादा हो, जिसके शेयर्स पब्लिक बाय कर सकती है। अब प्राइवेट कंपनी वो होती है जो बाहर के लोगों को आवाज़ दे के अपने शेयर्स बिकवा नहीं सकती। सिंपल सी डेफिनेशन। तो कंपनीज एक्ट ये कहता है कि हम कंपनियों को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेयर कैपिटल, उनका ऑडिट सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? सीए वाले भाई कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑडिट बेसिकली दो तरह के लोग कर सकते हैं। एक इंसान, यानी कि ऑडिटर कैन बी एन इंडिविजुअल एंड इट कैन बी अ फर्म, जिसको हम कहते हैं प्यार से सीए फर्म। इंडिविजुअल कब ऑडिट कर सकता है? जब उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मौजूद हो। किससे लिया हुआ? आई कैप से लिया हुआ। और इस सीए फर्म के पास भी क्या मौजूद होना चाहिए? वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सवाल ये पैदा होता है कि ये सीए फर्म कब सीए फर्म कहलाएगी? ये उस वक्त सीए फर्म कहलाती है जब इसके मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। मेजॉरिटी पार्टनर्स कौन हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। और याद रखिएगा, मेजॉरिटी का मतलब हरगिज 50 से ऊपर नहीं होता। जैसे 5 में से 3 कितना बनता है? 60%। और अगर 5 में से 2 बंदे सीए हो और बाकी तीनों नॉन सीएज हो, तो 2 मेजॉरिटी काउंट हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 50% से ऊपर जाए। तो यहाँ पे 5 आउट ऑफ 2, ये जो 2 हैं ये सीए हैं, क्वालिफाइड है,
सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो ये सीए फर्म कहलाएगी। अब आपके जेहन में एक सवाल आएगा कि सर अगर 5 पार्टनर्स हों, 2 सीए वाले हों, 2 एसीसीए वाले हों, एक फर्ज करें पिप्फा वाला हो, आईसीएमए वाला हो, तो क्या ये सीए फर्म कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? इनको अगर अपने आप को सीए फर्म साबित करना है तो फिर इनको एक बंदा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा या एक बंदा यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो एक फर्म उस वक्त सीए फर्म कहलाएगी जब उसके मेजॉरिटी पार्टनर्स कौन हो? क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो इसका मतलब है कि क्या ऑडिट कंपनियां कर सकती हैं? नहीं, ऑडिट कंपनियां नहीं कर सकती। किसी भी तरह की कंपनी किसी कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकती। तो टॉपिक शुरू करने से पहले ये वाली बेसिक आपको पता होनी चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, ऑडिटर कैन बी एन इंडिविजुअल, यानी कि सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर वाली जो डेफिनेशन होती थी वो बंदा कर सकता, या इट विल बी अ पार्टनरशिप फर्म। और पार्टनरशिप फर्म कब सीए फर्म कहलाएगी? जब उसके मेजॉरिटी पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और एक कंपनी दूसरी कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकती। अच्छा, हम ऊपर थे। कहता है हमने कंपनी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, एक पब्लिक कंपनी है और एक प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी का हमेशा ऑडिट सीए करेगा जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, या इट कैन बी अ फर्म ऑफ सीए। तो अगर आपने इंडिविजुअल से करवाना है उससे करवा लें, फर्म से करवाना फर्म से करवा लें, मगर शर्त क्या है कि हर पब्लिक कंपनी का ऑडिटर हमेशा कौन होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमेशा कौन होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिंपल सी बात। दूसरी तरफ वो कहता है प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी में सबसे पहले वो कहता है वो प्राइवेट कंपनी अलग कर दो जो कि सब्सिडरी हैं किसकी? पब्लिक कंपनी की। इनके केस में भी रिक्वायरमेंट वही है जो रिक्वायरमेंट पब्लिक कंपनी की थी, यानी कि इनका भी ऑडिट सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक सीए फर्म। तो अब कौन सी प्राइवेट कंपनियां बच गई मेरे पास? जो पब्लिक की सब्सिडरियां नहीं हैं। वहां पे लगाया दूसरा फिल्टर। कहता है अब देखो वो कंपनियां जो बच गई हैं, क्या उनका शेयर कैपिटल, जो उनका पेड अप शेयर कैपिटल है, वो 3 मिलियन से कम है कि 3 मिलियन से ज्यादा है? तो अगर उनका पेड अप शेयर कैपिटल 3 मिलियन से ऊपर है, 3 मिलियन या उससे ऊपर है, एटलीस्ट 3, तो 3 और 3 से ऊपर, उनका भी ऑडिट कौन करेगा? सीए करेगा, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। तो अब कौन सी कंपनियां बच गई? वो प्राइवेट बच गई जो कि पब्लिक की सब्सिडरियां नहीं हैं और उनका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम है। वहां पे इसने कहा यार देखो हमारे कजन भी है, कौन है भला? सीएम है, इनको भी मौका दे देते हैं, ये भी अपना रोजगार कमाने के लिए निकले हैं बेचारे, क्योंकि ऊपर तो सारा कब्जा किसने कर लिया? हम लोगों ने कर लिया। तो हम एक काम करते हैं, कंपनी को ऑप्शन दे देते हैं कि एक ऐसी कंपनी जो 3 मिलियन से नीचे अपना पेड अप शेयर कैपिटल रखती है, उनके पास ऑप्शन है कि वो ऑडिट करवाने के लिए सीए फर्म को भी बुला सकते हैं और सीएमए फर्म को भी बुला सकते हैं। या इंडिविजुअल अगर मैं देखूं तो एक क्वालिफाइड सीए हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस या एक क्वालिफाइड सीएमए हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ये उन पे छोड़ दिया कि वो चाहे जिस मर्जी को बुला लें। So for companies other than above, auditor shall be a CA or CMA having certificate of practice from the respective, जो उसका अपना इदारा है। CA का इदारा कौन सा होगा और CMA का इदारा ICMA। सिंपल सी बात, रिवाइज कर लेते हैं। कंपनियां 2 तरह की, पब्लिक अलग प्राइवेट अलग। सारी पब्लिक ऑडिट कौन करेगा? सीए। सारी प्राइवेट का ऑडिट सीए करेगा? नहीं। प्राइवेट में पहला फिल्टर लगाया वो प्राइवेट जो कि पब्लिक की सब्सिडरी हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ सीए। कौन सी कंपनियां बच गई? जो सब्सिडरियां नहीं हैं, वहां पे सेकंड फिल्टर लगाया पेड अप कैपिटल का, 3 मिलियन से ऊपर है या 3 मिलियन से नीचे है। अगर तो 3 मिलियन है या उससे ऊपर है तो कौन करेगा?
सीए भाई, उससे कम है तो सीए या सीए में कोई भी आके कर सकता है, डिपेंडिंग की कंपनी किससे करवाना चाहती है। डन, दिस वाज ऑल अबाउट क्वालिफिकेशन जी। हाँ, अब किस कंपनी के लिए कंपलसरी ऑडिट करवाना? 1 मिलियन का जिसके पास कम से कम शेयर कैपिटल है, यानी कि 1 मिलियन और उससे ऊपर तो फर्ज है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। जो 1 मिलियन से कम रखती हैं अपना शेयर कैपिटल, उन पे ये फर्ज नहीं, बट अगर वो करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। आई कैप से मिलता है जब आपने एज अ पार्टनर अपनी एक फर्म ओपन करनी हो, अगर आप फर्म की बात कर रहे हैं तो, या अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, आप किसी के पास नौकरी करना पसंद नहीं करते, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आपके आर्टिकल्स एक फर्म में हुए हों, आपने उसके बाद डायरेक्टर लेवल पे काम किया हो, फर्म में काम किया हो, पार्टनर के साथ मिलकर काम किया हो, कुछ ऑडिट्स किए हो, तब जाके आपको वो देते हैं कि वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। उसके लिए फिर रिक्वायरमेंट ये है कि वो आर्टिकल्स ख़त्म करने के बाद फर्म को ज्वाइन करे एज आ एम्प्लॉय, कम से कम 1 साल वहाँ पे काम करे, फिर वो एलिजिबल करार होता है। डन। इंडिविजुअल करेगा अपनी टीम को लेके जाके। इंडिविजुअल डजंट मीन कि एक सिंगल बंदा, एक सिंगल बंदा नहीं है, अपनी टीम बनाएगा, अपने ट्रेनर्स हायर करेगा। देखिए पार्टनरशिप क्या होती है, एक से ज़्यादा लोग मिलके काम कर रहे हैं, जैसे आप और आप तीनों ने मिलकर क्या खोल ली, एक पार्टनरशिप फर्म, बट आप चाहते हैं कि मैंने अपना काम अकेले करना है एज अ सोल प्रोप्राइटर, तो ठीक है, आप अपनी दुकान अलग से खोल लें, और आपके पास जो बच्चे होंगे वो आपके अपने बच्चे होंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो सारी जो ऑडिट फर्म्स हैं वो इस लेवल पे काम नहीं करती कि उनके पास मल्टीपल पार्टनर्स मौजूद हो, क्योंकि इसमें एक रिस्क है। अगर एक भी पार्टनर खुदा ना खास्ता डिस्क्वालीफाई हो गया, एक भी पार्टनर, तो वो पूरी फर्म को क्या कर लेगा, डिस्क्वालीफाई कर लेगा। अभी करते हैं बात इसके ऊपर मजीद। हाँ जी, यहाँ तक ओके है, चलो आगे आ जाओ। डिस्क्वालिफिकेशन 11 बातें, शुरू करते हैं एक एक करके। पहले सबसे आसान बात, मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा एम्प्लॉय, मौजूदा ऑफिसर मौजूदा कंपनी का मौजूदा ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते। हाउ मेनी टाइम्स मौजूदा? 3 टाइम्स। मौजूदा डायरेक्टर, एम्प्लॉय, ऑफिसर मौजूदा कंपनी का मौजूदा ऑडिट नहीं कर सकते। यानी कि जो बंदा प्रेजेंट है, जो बंदा प्रेजेंट टर्म्स में वहां पे काम कर रहा है, जो बंदा वहां पे करंट है, वो ऑडिट परफॉर्म उसी कंपनी का नहीं कर सकता। रीजन बता सकते हैं? इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट ही नहीं होगा, इस वजह से नहीं कर सकता। तो फिर अगर मौजूदा को साइड पे कर दें तो इसका मतलब ये निकलता है कि वो बंदा अगर नौकरी छोड़ दे तो फिर कर सकता। लॉ कहता है रुक जाओ, कूलिंग ऑफ पीरियड में तुम्हें दे रहा हूं 3 साल का, तो अगर तुमने नौकरी छोड़ भी दी है तो फिर भी 3 साल तक हम तुम्हें बैन कर रहे हैं, तुम उस कंपनी का ऑडिट 3 साल तक परफॉर्म नहीं कर सकते। तो डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय, DEF, डायरेक्टर, एम्प्लॉय, ऑफिसर। मौजूदा है तो भी नहीं कर सकता, छोड़ के चला गया तो अगले 3 साल तक नहीं कर सकता। कोई मुश्किल बात? आसान। अच्छा, अब स्पाउस ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, मुझे बताइएगा पहले दो में और तीसरे में क्या फर्क है? एक बड़ा खास फर्क है। पहले दो में एक चीज कॉमन है जो कि चौथे में नहीं है। पहले दो में कुछ कॉमन है जो कि चौथे में नहीं है। इसमें ऑफिसर भी था और एम्प्लॉय भी था, इधर ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। स्पाउस के केस में सिर्फ किसकी स्पाउस को मना किया हुआ है? डायरेक्टर। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय की स्पाउस को ये मना नहीं कर रहे
और किसी ऑफिसर की स्पाउस को ये मना नहीं कर रहे। सिर्फ मना किसको कर रहे हैं? डायरेक्टर की स्पाउस को। और स्पाउस का मतलब क्या होता है? शरीके हयात। याद रखिएगा, इसमें कोई एक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी कि अगर आपने किसी को तलाक दी हुई है तो वो आपकी स्पाउस की डेफिनेशन में काउंट नहीं होगी। फिर अगर आपने किसी के साथ एंगेजमेंट की हुई है, मंगेतर है, तो वो भी स्पाउस की डेफिनेशन में काउंट नहीं होगी। स्पाउस मीन्स आपकी मौजूदा अहलिया, अगर आप मेल है तो, और अगर आप फीमेल है तो मौजूदा हस्बैंड। तो तीन बातें, मौजूदा डायरेक्टर नहीं कर सकता, मौजूदा ऑफिसर नहीं कर सकता, मौजूदा एम्प्लॉय नहीं कर सकता। नौकरी छूट गई तो कम से कम कितना वेट करना है? 3 साल। और मौजूदा डायरेक्टर की मौजूदा स्पाउस मौजूदा कंपनी का मौजूदा ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकती। 4 दफ़ा बोला, मौजूदा डायरेक्टर की मौजूदा स्पाउस मौजूदा कंपनी का मौजूदा ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकती। इसमें से कोई भी एक मौजूदा निकाल दें तो कहानी बदल जाएगी। या अगर ये मौजूदा ना हो तो इसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन फिर नहीं है। नहीं, स्पाउस के केस में नहीं है, मगर इसके केस में है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, एक सिनेरियो बनाते हैं। ये कंपनी है, यहाँ पे मिस्टर शाकिर डायरेक्टर है। क्या ये शाकिर भाई इसको ऑडिट कर सकते हैं? शाकिर भाई को नौकरी छोड़े हुए 4 साल हो गए, कर सकते हैं? शाकिर भाई को नौकरी छोड़े हुए लेट सपोज 2 साल हुए, कर सकते हैं? शाकिर भाई की एक स्पाउस है जो कि क्वालिफाइड सी है, नौकरी छोड़े 2 साल हो गए, कर सकता है? स्पाउस कर सकती है। स्पाउस कब तक बैन है? जब शाकिर वहां पे काम कर रहा है, काम कर रहा है। जैसे ही शाकिर ने नौकरी छोड़ी, शाकिर के लिए लग जाएगा 3 साल का कूलिंग पीरियड, मगर स्पाउस अहल हो जाएगी। मतलब तलाक टेम्परेरी ले लें? मैं ऑडिटर एक टेढ़ी बात करने जा रहा है। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, यानी कि हर साल फिर ऐसे ही करते रहेंगे? अच्छा, अगर वो रिजाइन कर दे, इनको तो कोई मसला नहीं है क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। मसला किसी और को होगा, कोड ऑफ एथिक्स का। कोड ऑफ एथिक्स कहेगा कि ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, वहां पे मसले आने शुरू हो जाएंगे। इनको कोई एतराज नहीं है। अच्छा एक बात मेरी सुन लें, ये बहुत ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ। कंपनीज एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी टीम पे अप्लाई नहीं होती, ये याद रखिएगा, ये सिर्फ पार्टनर लेवल पे अप्लाई होती है। और जो कोड ऑफ एथिक्स हम लोग पढ़ेंगे उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी टीम पे अप्लाई होती है। ये सिर्फ किस पे अप्लाई करवानी है? पार्टनर लेवल पे अप्लाई करवानी है। यानी अगर लिखा हो ना कि ऑडिट सीनियर की स्पाउस वहां पे काम कर रही है, तो ऑडिट सीनियर की स्पाउस का कोई है रिश्ता यहाँ पे? नहीं। सिर्फ आपने किसकी स्पाउस को देखना है? पार्टनर की स्पाउस को देखना है कि पार्टनर की स्पाउस वहां पे डायरेक्टर तो नहीं है। ये बात समझ आई? ये रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे देखनी है? पार्टनर के ऊपर रख के देखनी है, किसी और टीम मेंबर के ऊपर रख के नहीं देखनी। तो अक्सर वो आपको सवालों में कहता है कि बीइंग प्रोमोटेड एज अ पार्टनर, अभी वो पार्टनर नहीं है मगर आगे जाके इसको पार्टनर के तौर पे हम प्रमोट करेंगे, तो क्या वो पार्टनर है? नहीं। तो आपने उसको वैसा ही जवाब देना कि चूंकि ये पार्टनर नहीं है तो डिस्क्वालिफिकेशन अभी तो नहीं है, मगर जब पार्टनर बन जाएगा तो हो जाएगा। यानी कि इनिशियल फेज में तो नहीं है मगर सब्सिक्वेंटली ये वॉइड हो सकता है। और अगर सब्सिक्वेंटली वॉइड हो जाए तो फिर क्या होता है? डिस्क्वालीफाई तो हो गया ना। उसके बाद क्या होगा? कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होगी जो कि 30 दिनों में आपने पूरी करनी है। 3 बातें समझ आती हैं? ड्यूरिंग एग्जैक्टली ड्यूरिंग पार्टनर अगर वो ऑडिटर ड्यूरिंग ऑडिट अगर वो पार्टनर बन गया तो उस टाइम पे तो मसले नहीं थे,
मगर फिर देखा जाएगा कि अब क्या मसले आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो सब्सिक्वेंट देखेंगे उसको। चले आगे। फिर एक आसान सी बात पहले बता देता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है? बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी। तो एक कंपनी किसी कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकती। हम जितने भी सीए फॉर्म होती हैं वहाँ पे ये लिखा देखते हैं कि जिस तरह कोई भी कंपनी फॉर्म ले लें उसके एंड में उन्होंने लिखा होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, एंड को लिखा होता है। ये जो एंड को लिखा होता है, जैसे नुमान, ये जैसे नबील, सुहेल, इकराम एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये को कंपनी वाला को नहीं है, ये को मीन्स है दोस्ती यारी, ये दूसरी कंपनी है। ये नहीं हम कहते हैं कि इसकी कंपनी खराब है, इसके दोस्त खराब है। हाँ, तो ये कंपनी लिमिटेड वाली कंपनी नहीं है, ये कंपनी कौन सी है? दोस्ती यारी वाली कंपनी, गैदरिंग वाली कंपनी। चले आगे। अच्छा, जरा 5वें पॉइंट पे आए, फिर सवालों की तरफ चलते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने की जरूरत है यहाँ पे। कहता है पर्सन इंडेप्टेड टू द कंपनी। इंडेप्टेड किसे कहते हैं? मकरूज, कर्जदार। सीन ये है कि हमने देखना है कि क्या यहाँ पे उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं। क्या मतलब? आप एक बैंक में जाते हैं, ये बैंक है, आप बैंक से कहते हैं कि मुझे तुमसे लोन चाहिए। कितने का चाहिए? 20,000 रुपये का लोन चाहिए। तो मुझे बताओ, बैंक का क्या ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है कि आपको लोन प्रोवाइड करे? क्या बैंक हर एक को लोन देता है? देता है। तो इसका मतलब है कि अगर एक पार्टनर ने बैंक से लोन लिया हुआ है तो वो इंडेप्टेड नहीं माना जाएगा। इंडेप्टेड उस वक्त माना जाएगा जब ये लोन पकड़े किसी ऐसी कंपनी से जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लोन लेना, लोन देना ना हो। जैसे एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, अब इसका मेन काम क्या होगा? फर्नीचर बना के बेचना। तो अगर पार्टनर साहब जाके इससे 2 रुपए का लोन भी पकड़ लेना तो ये पार्टनर क्या माना जाएगा? फिर इंडेप्टेड माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा उस वक्त? इंडेप्टेड माना जाएगा। बट अगर वो बैंक के पास जाए और बैंक से लोन ले ले, चाहे जितने मर्जी अमाउंट का ले ले, तो ये इंडेप्टेड की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा। ये बात याद रखनी है। मैंने क्या बताया? एक पार्टनर अगर लोन ले रहा है किसी ऐसी कंपनी से जिसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? लोन लेना, लोन देना, तो वो इंडेप्टेड नहीं है। बट अगर वो लोन पकड़ रहा है किसी ऐसी कंपनी से जिसका ये काम ही नहीं है, तो फिर ये इंडेप्टेड तस्वर किया जाए। यहाँ तक बात समझ आई? अच्छा, अब बैंक्स के केस में बैंक आपको 2 तरह से लोन देता है। एक होता है नॉर्मल लोन और एक लोन होता है अंडर क्रेडिट कार्ड। अंडर क्रेडिट कार्ड लॉ कहता है मुझे नॉर्मल लोन की अमाउंट में कोई तकलीफ नहीं, जितने मर्जी का लोन लो, मैं इसको सोचता भी नहीं, क्योंकि मेरे नज़दीक ये इंडेप्टेड की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। मगर क्रेडिट कार्ड के लिए उसने एक लिमिट सेट कर दी। कितनी? 10 लाख, 1 मिलियन। कहता है अगर 1 मिलियन से नीचे नीचे तुम्हारा लोन रहेगा, लेस देन इक्वल टू 1 मिलियन अगर वो रहेगा, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। एतराज़ कब होगा? जब वो 1 मिलियन को क्रॉस कर जाएगा, तब मैं कहूँगा कि अब तुम इंडेप्टेड हो चुके हो। तब मैं क्या कहूँगा? तुम इंडेप्टेड हो चुके हो। उससे नीचे नीचे लोन रखा हुआ है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उससे ऊपर जाओगे, इंडेप्टेड मान लूँगा। एक बात याद रखिएगा, ये दोनों लोनों को आपने पकड़ के ऐड नहीं करना। सवाल में वो आपसे कहेगा कि उसने एक हाउस लोन लिया हुआ है 5 लाख का और उसने क्रेडिट कार्ड पे लोन लिया हुआ 6 लाख का, कितना होता है? 11 लाख। इसको क्रॉस कर गया? नहीं, क्योंकि एक्चुअल में क्रेडिट कार्ड पे लोन कितना है? 6 लाख का, और वो 10 लाख से
कम, तो ऐड करके एग्रीगेट बना के लिमिट से वेरीफाई नहीं करना, इंडिविजुअल बेसिस पे आपने देखना। ये बात याद रहेगी जी। सर अगर दो पार्टनर हैं और दोनों ने क्रेडिट कार्ड सेम बैंक से लिया, बिल्कुल, तो अगर वो दोनों मिला के 10 लाख बन रहा है तो फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, क्योंकि हम फर्म के केस में एग्रीगेट देखेंगे और इंडिविजुअल के केस में हम उसका इंडिविजुअल रिकॉर्ड देखेंगे। सवाल बड़ा अच्छा है, इसको मैं थोड़ा सा रीशेप करता हूँ। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इसने लोन लिया हुआ है 5 लाख का क्रेडिट कार्ड पे, और सेम बैंक से इसने भी लोन लिया हुआ है कितने का, 6 लाख। अब मुझे बताएं अपॉइंट किसने होना है, फर्म ने। तो फर्म में दोनों पार्टनर्स मौजूद हैं, दोनों को ऐड करें, 11 लाख, फर्म डिस्क्वालीफाई। मगर इंडिविजुअल बेसिस पे अगर ये दोनों जाना चाहें तो जा सकते हैं। अगर इंडिविजुअल बेस पे अपनी जाती टीम लेके जाना चाहें तो जा सकते हैं। फिर ऑडिट रिपोर्ट में पार्टनरशिप फर्म का नाम नहीं आएगा, उस इंडिविजुअल ऑडिटर के साइन होगा, सिर्फ उसी का नाम आएगा। ये बात समझ आई कि अगर फर्म लेवल पे आप देखें तो दोनों मिला के क्या हो रहे हैं, डिस्क्वालीफाई, मगर इंडिविजुअल बेसिस पे ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई। तो अगर ये ऑडिट करने के लिए जाएं तो जा सकते हैं। बस फ़र्क ये आएगा कि जो रिपोर्ट पे साइन होंगे वो फिर फर्म के साइन नहीं होंगे, किसके साइन होंगे, या ए के या बी के, जो भी गया है ऑडिट करने के लिए, ना। अच्छा, 1 मिलियन के केस में इक्वल में क्या होगा, क्या इक्वल, ये 1 मिलियन पूरा नो 1 मिलियन या उससे, बताता रहा हूँ, 1 मिलियन या उससे ऊपर एतराज़ है, उससे नीचे नीचे एतराज़ नहीं। अच्छा जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतना दिल पे ले जाते हैं कि वो कहता है कि जो बिल है, जो आम में बिल आते हैं यूटिलिटी बिल्स वगैरह, अगर आपने एक यूटिलिटी कंपनी का ऑडिट करना है, जैसे वापडा हो गई, अगर उसका ऑडिट करना है तो देखोगे क्या फर्म ने उसके पैसे देने, बिल देना है। यहाँ पे पैसे काउंट नहीं होंगे, यहाँ पे क्या काउंट होगा, नंबर ऑफ डेज, कि वो बिल कितने टाइम से पेंडिंग पड़ा हो। अगर तो वो 90 डेज से ऊपर चला गया तो डिस्क्वालिफिकेशन है, 90 डेज से नीचे है या 90 डेज है तो मसला नहीं। नॉट टू बी कंसिडर्ड इंडेप्टेड इफ अनपेड यूटिलिटी इज लेस देन इक्वल टू 90 डेज। 90 दिन या उससे नीचे है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, 90 से ऊपर चला जाएगा तो मसला आने शुरू हो जाएगा। और अगेन इसमें भी हमने फर्म लेवल पे सोचना है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं सोचना कि मिस्टर ए का अपने घर का बिल जो है वो 70 डेज का पड़ा हुआ है पे करने वाला, और फर्म का बिल पड़ा हुआ 30 दिन का। तो इंडिविजुअल नहीं देखना, सिर्फ किस लिहाज से देखना है, फर्म के लिहाज से देखना है कि फर्म का बिल कितने टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर तो वो 90 डेज से ऊपर है तो डिस्क्वालीफाई, उससे बराबर है या उससे नीचे है तो क्वालिफाई। पार्टनर है उसका इंडिविजुअल जो बिल है वो नहीं देखना, वो 90 डेज से ऊपर घर का बिल नहीं देखना, अनलेस वो इंडिविजुअल कि वो इंडिविजुअल बेस पे ऑडिट करने के लिए जा रहा है। अगर तो वो फर्म की कैपेसिटी में जा रहा है तो फिर हम फर्म का बिल देखेंगे, और अगर वो अपनी जाती कैपेसिटी में जा रहा है तो फिर उसका जाती बिल के नंबर ऑफ डेज काउंट होंगे। ये बात समझ आई। चलें कुछ सवाल देखते हैं। पहला सवाल पहला पार्ट, मुझे बताएं आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर। मैंने आपसे पूछना है, वो जो भाई एंड पे बैठे हुए हैं, मुझे आपने बताना है ए में क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो क्या मुझे इसमें अमाउंट देखनी है, नहीं, बिलों के केस में अमाउंट नहीं देखनी। अब जरा ना सवाल पे गौर कीजिएगा, कहता है द फर्म इज इंडेप्टेड, उसने ये नहीं कहा इंडिविजुअल पार्टनर इज इंडेप्टेड,
तो मैं रिपीट कर दूं, फर्म अगर अपॉइंट की जा रही है तो हम बिल कौन सा देखेंगे? फर्म का बिल देखेंगे। और अगर फर्म अपॉइंट नहीं हो रही, वो इंडिविजुअल पार्टनर अपॉइंट हो रहा है, तो फिर हमने बिल उसका जाती देखना है। ये बात समझ आई? तो आप ये कह रहे हैं कि चूंकि ये 90 डेज से कम है, क्यों कम है? लास्ट 2 मंथ्स। तो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट मुझे बताइए, क्या कोई डिस्क्वालिफिकेशन है? जब अपॉइंट हो रहा है कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। बट व्हाट इफ कि 1.25 महीना गुजर जाए या 1 महीना गुजर जाए, इसने बिल ना पे किया हो, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? जब अपॉइंट हुआ तब बिल पेंडिंग था फॉर 2 मंथ्स। अपॉइंट होने के 1 महीने बाद या 1 महीने 5 दिन के बाद, 1 महीने 10 दिन के बाद भी इन्होंने बिल पे नहीं किया, तो अब बिल कितने टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ? मोर देन 90 डेज हो गए। तो ये सब्सिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशन में बात चली जाएगी, जो हम लोगों ने कल बात की थी कि जब वो अपॉइंट हो रहा है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, मगर बाद में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन आ गई है, तो कौन सी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी? कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। जब अपॉइंट किया था तब डिस्क्वालिफाइड नहीं था, याद है मैंने कल आपको बताया था, पर्सनल रीजंस की वजह से। तो ये कोई प्रोफेशनल रीजन है बिल पे ना करना? नहीं, ये एक पर्सनल मसला। डन। पार्ट बी करके बताएं। एक तो 90 डेज गुजर चुके हुए हैं, 90 डेज के बाद इनकॉर्पोरेशन होगी। इस सवाल में 2 मसले हैं। कहता है 100 दिन के बाद डायरेक्टर अपॉइंट करें, भाई वो तो कर ही नहीं सकते, वो तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कब तक करना है? 90 डेज के अंदर अंदर। और अगर वो नहीं कर रहे तो फिर कौन करेगा? एसएससी भी करेगा। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है 80। अब बताओ, अब हो सकता है? कहता है शायद पहले एम्प्लॉय था, कंपनी को बने ही 80 दिन हुए हैं, तो 3 साल का वक्फा तो गुजर ही नहीं सकता। हाँ, कंपनी को बने हुए 80 दिन हुए हैं, तो 3 साल का वक्फा तो गुजर ही नहीं सकता। ना दोनों सवाल ओके? अच्छा, ये डी पार्ट करो। क्यों? पहले देखना है कि कंपनी कौन सी है, पब्लिक है कि प्राइवेट है। देख स्टेप बाय स्टेप है ना, पब्लिक है कि प्राइवेट है? प्राइवेट है। प्राइवेट में क्या ये पब्लिक की सब्सिडरी? नहीं, तो इसका मतलब है कि अब हमें देखना है पेड अप शेयर कैपिटल, वो कितना था? 3 मिलियन। इसका कितना है? ज़्यादा है। तो सिर्फ कौन कर सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये किसे करवाने जा रहे हैं? डिप्लोमे वाले से कराने जा रहे हैं। तो ये डिप्लोमा तो क्वालिफिकेशन है सच नहीं है, सो यहाँ पे भी डिस्क्वालीफाइड बनता है। यहाँ पे क्या है? डिस्क्वालीफाइड। अच्छा, अगर यहाँ पे लिखा हो 0.5 मिलियन, फिर क्या होगा? या सीए होना चाहिए या आईसीएम में होना चाहिए, सीएम में होना चाहिए, तब भी यह डिप्लोमे वाले भाई का दाल नहीं गलने वाला। पार्टी करो जरा, पार्टी करो। भाई वो कह रहा है ऑल डायरेक्टर्स ऑफ हुसैन एसोसिएट्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि एक कंपनी के तमाम डायरेक्टर्स कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। और वो चाहते हैं कि आप ऑडिट करें आके, मगर चूंकि वो सारे के सारे कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मगर ये है क्या? कंपनी। तो एक बॉडी कॉरपोरेट किसी दूसरी बॉडी कॉरपोरेट का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकती। क्लियर?
जितनी बातें पढ़ी रिवाइज हुई, मज़ीद सवाल करना है? हाँ जी, मज़ीद कर लेते हैं। ये पार्ट सी करो। हाँ जी, कर सकता है। वाओ, क्यों? हाई कैब अंग्रेजी पे भी कभी कभी आपको मात दे देता। भाई लीगल प्रैक्टिशनर का मतलब होता है वकील, लॉयर। तो लॉयर के लिए कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, वैसे अगर ये वकील ना होता, फर्स्ट करो यहाँ पे लिखा हुआ है CMA, सब्सिडी भी नहीं है और पेरा कैपिटल से भाईजान सब्सिडरी बनती है 50% से ऊपर, और ये कितने परसेंट शेयर होल्डिंग करके बैठा हुआ है? 40। ये एसोसिएट की डेफिनेशन में चला जाता है। और इसका पेड अप कैपिटल भी कितना है? 1.5, 3 से कम। अगर यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ को चेंज कर दिया जाए और लिख दिया जाए CM में, तो पूरा सवाल बदल जाता। क्लियर? अच्छा, एक बड़ा मजे का सवाल है, ये देखो, ये करो जरा पार्ट ए। ये मेरी अटेम्प्ट का सवाल है जब मैंने पेपर दिया था स्प्रिंग 16 में। अभी इतना मैं पुराना तो नहीं हुआ। कैफ का पेपर दिया था 10 साल पहले। कैफ का रिसेंट आई तो अभी कल हुआ है। तो उसके बीच में आर्टिकल्स नहीं आते? हाँ जी। काशिफ एंड कंपनी हैज रिसीव्ड ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज द ऑडिटर ऑफ, हाँ, एज द ऑडिटर ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड, यानी कि एक यूटिलिटी कंपनी का ऑडिट होने जा रहा है। हाँ कि ना? कौन कह रहा ना? हाथ खड़ा करिए जरा। बाकी हाँ वाले सारे। पहले सोच लो, तसल्ली से सवाल को देखो जरा, तसल्ली से देखना। हम कभी कभी ना ऐसी गलतियां करते हैं जो कि बचकाना होती हैं। हाँ, अब पहुंचे। जब अपॉइंट हो रहा है तो मसला नहीं है, मगर सब्सीक्वेंट मसला आ सकता है। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने सबसे पहला सवाल किया था, ये वाला, कि जिस टाइम पे अपॉइंट हो रहा है उस टाइम पे कितना महीनों का बिल पेंडिंग है? 2। मगर आगे जाके ये बढ़ सकता है अनलेस कि ये पे ना हो। मगर इस सवाल में वो कहता है कि मैंने किस्तें ही करवा ली हैं, जो कि डेफिनेटली अभी तो वो मसला नहीं है, मगर बाद में ये मसला आना ही आना है उसके पास। जी, काशिफ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज द ऑडिटर ऑफ NEL ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ KC। उस यूटिलिटी कंपनी ने अलाउड हिम टू पे हिज लास्ट मंथ बिजली का बिल अमाउंटिंग टू ₹1.5 लाख। फर्म की बात हो रही है। तो पार्टनर के लिए ना, कि पार्टनर का अपना बिल फर्म के लेवल पर देखी जाएगी। ये पार्टनर पे लग रही है, हम उसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको फर्म कर देते हैं। और बताएं, बात तो वही है। कॉन्सेप्ट क्या है? 1.5 लाख वाला, सॉरी, कॉन्सेप्ट क्या है? 90 दिन वाला। अच्छा,
अच्छा जी, आगे 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 मेरा नहीं ख्याल कोई और सवाल ऐसा है जो कि इतना आसान हो। वापस आते हैं। हमने कितनी बातें पढ़ ली? 1 2 3 4 और 5। डन। चलो छठी बात करते हैं। मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा एम्प्लॉय, मौजूदा ऑफिसर का अगर कोई मौजूदा बिजनेस है तो उस मौजूदा बिजनेस में कोई मौजूदा बिजनेस पार्टनर, कोई मौजूदा एम्प्लॉय मौजूदा कंपनी का मौजूदा ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। समझ आई? नहीं आई? मुझे लगा हम जिधर ही आ गए। सिंपल सी बात यह है कि अगर एक डायरेक्टर काम कर रहा है, एम्प्लॉय काम कर रहा है, ऑफिसर काम कर रहा है, वो कहता है कि यार मुझे इस काम से पैसे कम बन रहे हैं और ये मेरी क्या है, सैलरी है, मैं अपना कोई सेपरेट बिजनेस करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? सेपरेट बिजनेस करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक दोस्त को पकड़ता हूँ या किसी बिजनेस पार्टनर को पकड़ता हूँ और उसके साथ मिलके कुछ अलग करता हूँ जिसका ताल्लुक मेरी कंपनी से नहीं होगा, यानी कि पार्ट टाइम। यानी कि सुबह 9 से 5 तक वो कौन है? डायरेक्टर है, और 6 से लेकर रात 11 बजे तक वो सूप की रेडी लगा के खड़ा हो जाता है। इतने हालात ख़राब है बेचारे के। कोई और उसने सेपरेट काम शुरू कर दिया। अब वो खुद क्या उस कंपनी का ऑडिट कर सकता? नहीं, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। लॉ ये कहता है कि वो जो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है, तुम्हारी वजह से अब वो भी क्या हो गया? डिस्क्वालीफाइड। अगर वो भी एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो अब वो तुम्हारी कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक वो तुम्हारे साथ मौजूदा बिजनेस पार्टनर की डेफिनेशन में फॉल करेगा। ये ऐसे ही है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक कंपनी है OW लिमिटेड। यहाँ पे मिस्टर काशिफ डायरेक्टर है। काशिफ कौन है? डायरेक्टर। इस काशिफ का एक दोस्त है जो कि एक ऑडिट फर्म में पार्टनर है। ये इसका नाम है, क्या नाम रखें? नोमी। तो एक काशिफ है और एक नोमी। ये कौन है? पार्टनर। और ये कौन है? डायरेक्टर। इनका अभी कोई आपस में रिश्ता नहीं है। फर्ज करें आपस में दोस्त नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो अगर ये फर्म अप्लाई करती है कि हमें ऑडिट करना है तो अप्लाई कर सकती है ना, कोई डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं है। अच्छा, हुआ ये कि ये भाई और ये भाई ने मिलके बीच में एक नया कारोबार शुरू कर दिया। तो अब ये और ये आपस में क्या बन गए हैं? बिजनेस पार्टनर्स बन गए। आपस में क्या बन गए? तो लॉ कहता है कि अब मुझे तकलीफ होनी शुरू हो गई, क्योंकि अब अगर देखो तो डायरेक्टर का रिश्ता बन गया किसके साथ? पार्टनर के साथ। और जब रिश्ता बन गया तो डेफिनेटली अब इंडिपेंडेंस वैसी तो नहीं रहेगी, प्रेशर होगा, कोई इमोशनल प्रेशर होगा। तो अब ये बंदा तब तक ऑडिट नहीं कर सकता जब तक ये वाला कारोबार चल रहा है। अगर ये कारोबार बीच में से ख़त्म कर दिया जाए, अगर ये कारोबार ख़त्म कर दे या मिस्टर काशिफ रिज़ाइन कर दे तो लॉ को मसला नहीं। अगर काशिफ छोड़ के चला जाए तो ये नोमी फिर से क्या हो जाएगा? एलिजिबल, क्वालिफाई कर जाएगा। मगर क्या काशिफ छोड़ने के बाद भी एलिजिबल होगा? नहीं। कब तक? 3 साल तक। पर्सन हु इज अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ अ डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, किसी दूसरे बिजनेस में। तो अगर एक बंदा पार्टनर है, एम्प्लॉय है किसी दूसरे बिजनेस में मौजूदा डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय के साथ, तो वो तब तक डिस्क्वालिफाइड रहेगा जब तक उसका रिश्ता रहेगा। और जैसे वो रिश्ता छोड़ देगा, जैसे ये काशिफ अपनी नौकरी छोड़ेगा या ये वाला बिजनेस बीच में से बंद हो जाएगा,
तो ये नोमी भाई साहब क्या कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके ऊपर भी ये स्पाउस जैसी 3 साल वाली बात नहीं, मगर स्पाउस में सिर्फ किसको देखना था, डायरेक्टर को, और इस केस में तीनों को देखना है। तीन कौन, डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय। ये जो सीईओ होता है इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है, याद रखिएगा। सीईओ जब भी लिखा है तो ये डीम्ड डायरेक्टर होता है। सीईओ हमेशा कौन होता है, डीम्ड डायरेक्टर। तो ये सवाल कर सकता है कि स्पाउस ऑफ अ सीईओ। अब आप कहेंगे सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हाँ ऑफिसर की बात हो रही थी, डायरेक्टर की बात तो नहीं हो रही। मगर सीईओ इटसेल्फ क्या है, डायरेक्टर। तो उस पर वो तमाम डिस्क्वालिफिकेशंस लगेंगी, कौन सी वाली, डायरेक्टर वाली। मगर सीएफओ वो भी होगा, नहीं वो नहीं है। सिर्फ सीईओ के केस में हम क्या कहते हैं कि ये बंदा कौन है, डीम्ड डायरेक्टर। ये छोटी छोटी सी बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक सवाल देखते हैं। ये करें जरा, पार्ट ए, वकार। दोबारा देखो, ध्यान से पढ़ो। देखो जब भी सवाल आए ना कंपनी सेट का, तो आपने 3 काम करने हैं। पहला काम आपने ये डिटरमिन करना है कि आप किस कंपनी के बारे में फैसला करने जा रहे हैं। तो इस सवाल में वो कंपनी कौन सी जिसका फैसला करना है, वसीम लिमिटेड। तो सबसे पहले आप अपनी आसानी के लिए वो कंपनी ड्रॉ कर लें। कंपनी कौन है, वसीम लिमिटेड, बन गई। अच्छा अब आगे चलते हैं। वकार इज अ पार्टनर इन सुहेल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो एक ऑडिट फर्म बना लें, सुहेल एंड कंपनी, और यहाँ पे लिख लें कि इसके ऊपर कौन बैठा है, वकार बैठा। हु आर द ऑडिटर्स ऑफ वसीम लिमिटेड फॉर द ईयर 2011, यानी कि ये 2011 का ऑडिट करने के लिए अपॉइंट हो गए। आकिब who was a partner of वकार in 2008 in a food business। ये वकार हमने कहीं पहले भी पढ़ा है। ये वकार कौन था, ये वकार कौन है, ये जो भाई हैं ये यही है ना। तो कहता है माजी में 2008 में वकार का और कौन था, आकिब का एक अलग से क्या चलता था, फूड का बिजनेस। has recently been appointed as director of वसीम लिमिटेड। ये जो आकिब है ये इसके साथ कब तक जो था, 2008। अब कोई रिश्ता है क्या, अब ये वाला फूड बिजनेस है, नहीं। तो अब अगर ये यहाँ पे डायरेक्टर है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मसला सिर्फ कब था, मौजूदा में। तो अगर 11 तक वो कारोबार चला आ रहा है तब मसला होगा। कारोबार कब का ख़त्म हुआ हुआ है, 8। तो लॉ को मसला नहीं है। इसमें वो 3 साल वाली बात भी नहीं है, बस कारोबार ख़त्म हो गया, रिश्ता ख़त्म हो गया, आप एलिजिबल, डन। चलिए अब कुछ आसान सी बातें कर लेते हैं। कहता है अगर एक अपॉइंटमेंट में मसला है मगर वो मसला हमें नहीं है, मसला किसको है, तो यूं समझा जाएगा कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर हम भी क्या कर देंगे, मना कर देंगे। ये आईकैप टेस्ट नहीं करता क्योंकि टेस्ट पॉसिबल नहीं करना। फिर
पॉइंट नंबर 10, ये भी टेस्टेबल पॉइंट वैसे तो नहीं है, कि अगर एक पार्टनर कन्विक्टेड है, ये कन्विक्टेड क्या होता है? मुजरिम, जिस पे सजा साबित हो गई हो और वो जेल के सलाखों के पीछे हो, बाया कोर्ट, किस ऑफेंस में? इन्वॉल्विंग फ्रॉड। ऐसा ऑफेंस जिसमें फ्रॉड शामिल है, तो लॉ को लगता है कि 10 साल तक वो बंदा ठीक हो जाएगा। 10 साल तक उसको टाइम दे दिया है कि 10 साल के बाद वो ऑडिट कर सकता है, 10 साल तक वो ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। मगर 10 साल कब से काउंट करने हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। मगर नॉर्मली क्या होता है, 10 साल के बाद भी कोई ऐसे बंदे से ऑडिट परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन आज तक तो कोई सुनने में नहीं आया कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट क्योंकि वो हमारा जो अदालती निज़ाम है वो कैसा है। सर हम तो आई कैप के तो आई क्या, तभी तो ये सवाल पूछता भी नहीं है। This law में आपने बस जेल में रखना है कि 10 साल तक का वक्फा है, और नॉर्मली ये पॉइंट टेस्ट नहीं करता। क्लियर? कितनी बातें रह गई, जरा काउंट करते हैं। 1, 2 और 3, 3 बातें रह गई। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। जरा पॉइंट नंबर 9 पढ़ो और मुझे खुद बताओ कि क्या कहना चाह रहा है। पार्टनरशिप के बाद अगर हम वहाँ पे लागू था यहाँ पे दो अल्फाजों पर गौर करना है। कुछ समझ आया? कोई एग्जाम्पल अगर आप लोग फिट कर सकते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है, उसका मेन बिजनेस है ऑडिट वगैरह करना अपना सर्विसेज का। वो उसकी बिजनेस रिलेशनशिप और उससे ऑफिस का सामान वगैरह मंगाना किसी और क्या बात, या छा गए। लैपटॉप वगैरह। तालियां, तालियां। भाई कहना ये चाह रहे हैं कि ये एक कंपनी है OW लिमिटेड। ये इसके ऑडिटर कौन है? ABC एंड को। इनका मेन काम क्या है? ऑडिट करना। इनको जरूरत पड़ी कुछ ऑफिस अप्लायंसेस की, तो इन्होंने अखबार में निकाल दिया टेंडर। टेंडर किसे कहते हैं? इश्तिहार निकाल दिया कि जो सबसे कम कोट करेगा हम उसको ये ऑर्डर दे देंगे, क्वालिटी वगैरह चेक करके। तो ये इश्तिहार पढ़ा इन्होंने भी। यहाँ पे एक पार्टनर है B, उसका भाई यही काम करता है अप्लायंसेस का। तो ये लोग गए इनके पास और कहा कि यार बात सुनो, क्यों वहाँ पे टेंडर निकाला हुआ है? हम हैं ना, हम प्रोवाइड करवा देते हैं। इनडायरेक्टली, अपना काम तो नहीं है मगर ये सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और क्या इनका ऑर्डिनरी कोर्स है? नहीं, इनका ऑर्डिनरी कोर्स क्या है? ऑडिट। तो यहाँ पे लॉ कहेगा कि अगर इस तरह का कारोबार शुरू हो गया है तो फिर इंडिपेंडेंस फारिग हो गई है, फिर वो मानी नहीं जाती इंडिपेंडेंस। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एक और ऑडिट फर्म देते हैं। ये ऑडिट फर्म है XYZ एंड कंपनी, मेन कंपनी वही है OW। इन्होंने कहा कि हमने ट्रेनिंग्स करवानी है। किस पे करवानी है? सप्लाई चेन पे। सप्लाई चेन पे इनका मेन काम तो ये नहीं है,
मगर ये पहुंच गए कि अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो हम प्रोवाइड कर देते हैं, डायरेक्टली दे देते हैं। क्या मेन काम है? नहीं। सो देयरफॉर यहाँ पे वो एप्लीकेशन नहीं रहेगी, इंडिपेंडेंस आउट हो जाएगी। इन शॉर्ट, अगर ये ऑडिट फर्म उस कंपनी के साथ कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर दे जो कि उसका असल काम ना हो, उसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन अराइज हो जाएगी। सिंपल सा रूल, सिंपल सा फंडा ये। डन। आज की आखिरी बात करते हैं, .7। जरा .7 पढ़े। और आपने एक वर्ड पे गौर करना है, ये वर्ड बहुत जरूरी है, इस पर गौर कीजिएगा। कुछ समझ आया? कुछ समझ आया? कुछ होता है या कुछ नहीं होता? कुछ होता है। ये है पार्टनरशिप फर्म, यानी कि ऑडिट फर्म ABC एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये गई बैंक के पास लोन लेने के लिए, तो क्या ये डिस्क्वालिफाइड? डिस्क्वालिफाइड क्यों? ऑर्डिनरी कोर्स। बैंक ने कहा भाई बात ऐसी है कि हम तुम्हें उस वक्त लोन देंगे जब तुम हमें कोई सिक्योरिटी ला के दोगे, कोई गारंटी ला के दोगे। मैंने कहा ठीक है, मसला ही कोई नहीं। ये दूसरी फर्म के पास चले गए और कहा कि हमारी क्या दो, जाके गारंटी दो। तो क्या ये इंडेप्टेड है? क्यों इंडेप्टेड क्यों है? इंडेप्टेड नहीं है, इंडेप्टेड नहीं। और ये XYZ इनके बिहाफ पे क्या दे रही, जाके गारंटी दे रही है। अब पढ़ते हैं, पर्सन हु हैज गिवन अ गारंटी, यानी कि कौन सी? XYZ इन कनेक्शन विद द इंडेप्टेडनेस। मगर यहां पे तो ये इंडेप्टेड तस्वुर ही नहीं हो रहा ऑफ एनी थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन कौन है? ABC टू द कंपनी। कंपनी से मुराद यहाँ पे मैंने क्या लिया? बैंक। अदर देन, अब यहाँ पे देखें, अदर देन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सच एंटिटी। अब देखना ये है कि जो गारंटी दे रहा है, क्या गारंटी देना उसका काम है या नहीं है? XYZ का काम गारंटियां देना, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये तो नहीं है। मगर क्या ये गारंटी देने जा रहे हैं? देने जा रहे हैं। मगर क्या ABC इंडेप्टेड है? नहीं है। तो अगर XYZ ने गारंटी दे दी तो कौन फंस जाएगा? XYZ फंस जाएगी, क्योंकि ABC तो इंडेप्टेड नहीं है। ABC अगर ऑडिट करना चाहे तो ऑडिट कर सकती है, कर सकती है। मगर XYZ अब अगर चाह के भी ऑडिट करने के लिए जाएंगे उसी बैंक का, तो बैंक क्या कहेगा कि आपने हमें अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस गारंटी दी हुई, तो आप इस वक्त एलिजिबल कंसिडर नहीं हो रहे। तो थर्ड पार्टी को देखना। एक और केस रखता हूं, ये बैंक नहीं है, ये एक फर्नीचर की दुकान है। अब बताओ, अब ABC भी फारिग है और XYZ भी फारिग है। अब ABC भी फारिग होगी और XYZ भी फारिग होगी। एक फारिग हुई लोन की वजह से और एक फारिग हुई गारंटी की वजह से। तीसरा केस, ABC ने लोन लिया बैंक से, तो ABC फारिग है? नहीं। XYZ का पेशा ही यही है, गारंटी देना, गारंटी लेना, तो फिर कोई मसला
नहीं, फिर कोई मसला नहीं। यहाँ तक क्लियर? लेकिन सर उसका अगर पेशा ही है तो वो ऑडिट तो नहीं कर सकती है सर? अगर वो दो काम करती है, गारंटी वाला काम भी करती है और ऑडिट भी करती है, गारंटर भी अक्सर बन जाती है, उसका पेशा है, तो फिर कोई मसला नहीं। डन। तो कितनी बातें हमारी रह गई? एक बात रह गई। करने लगे आप, कल सारे सवाल कर लेंगे। सर कल क्लास है बाय द वे, कैसे होगा? मैं बताता हूँ। कल क्लास होगी, अपने टाइम पे होगी, टेस्ट मंडे पे होगा, कंप्लीट चैप्टर 1 का पूरा हो जाना एक दफ़ा। आखिरी पॉइंट रह गई, करना ही है कल करना। चलो कल करके मुकाते हैं। एक काम आप लोगों के जिम्मे है। जब आप छोटे थे, सी लॉ में थे, तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी एसोसिएटेड कंपनी की, पढ़ी थी? एक दफ़ा उसको रिवाइज करके आना। डन। कल मिलते हैं।